उसकी बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कैदी और कोकिला। जो भी आप सुनेंगे उससे वही आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मेंटली प्रेजेंट रहेंगे आप और अच्छे से ध्यान से जो है अपने सुनना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कि कोयल की कूक सुनकर कवि क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने उसके जो है आंसर दिया। जब जो है कोयल बोल रही है तो कवि ने उसके बोलने का क्या अंदाजा लगाया, क्या उसका आंसर दिया। तो आधी रात के गहरे अंधेरे में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता है कि वह क्यों कूक रही है। जब आधी रात में कोयल बोल रही है तो कवि यह जानना चाहता है कि वह क्यों बोल रही है, उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेशा लेकर आई है। कि कोयल जो है किसका संदेशा लेकर आई है और वह क्यों बोल रही है। कवि स्वयं को कारावास की पीड़ा झेलने के कारण आधी रात तक जागने के लिए विवश था। अब जो कवि है वो तो लाचार है क्योंकि वो जेल में बंद है और जो है जो भी है अंग्रेज वो उसे बार बार पीड़ा देते, वो तो लाचार है कि उसे जागना पड़ रहा है आधी रात तक। लेकिन कोयल को तो कोई बेचैनी नहीं है, कोयल की तो कोई विवशता नहीं है, वह क्यों जाग रही है आधी रात को। तो जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी वो ये जानना चाहता है कि आधी रात को कोयल क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है। मेरी तो मजबूरी है, विवशता है कि मैं जेल में हूं और जो भी जिस टाइम ये जगाते हैं या ये मुझे यातनाएं देते हैं तो चैन से नहीं पाता। लेकिन कोयल की तो कोई मजबूरी नहीं है, वह रात को क्यों जाग रही है। तो कोयल जो कवि है वह यह जानना चाहता है कि कोयल की ऐसी कौन सी विवश है, लाचारी है, बेचैनी है कि वह आधी रात को चीख रही है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है। पहली बार तो पहले क्वेश्चन में तो था कि कोयल क्यों कूक रही है, दूसरी भी उसका रीजन क्या है चीखने का, चिल्लाने का। तो कवि ने कोयल के बोलने का कारण यह बताया है कि किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई है, कि कोई दर्द है उसके अंदर, दुख को जिसे वह व्यक्त करना चाहती है। कोई दर्द है कोयल के अंदर जिसे वो व्यक्त करना चाहती है, जिसे वह अपने भीतर सहेज कर रखना नहीं चाहती बल्कि सबको बताना चाहती है। उसने गुलामी व अत्याचारी की आग की भयंकर लपटों को देखा है। किसने देखा है? कोयल ने। जब हमारा देश प्रतंत्र था तो उस समय की बात की जा रही है कि उसने जो है गुलामी और अत्याचार जो अंग्रेज उस समय करते थे भारतीयों पर, तो उन आग की लपटों को देखा है किसने? कोयल ने। तो उसी दर्द को वो आधी रात को चीख कर जो है व्यक्त कर रही है। तो ऐसा अंदाजा लगाता है कौन? कवि, कि शायद वो इसलिए चीख रही है कि उसने अंग्रेजों की गुलामी देखी है, अंग्रेजों के अत्याचार देखे हैं, इसलिए वह उस दर्द को बयां करने के लिए जो है आधी रात को चीख रही है। उसे सारा देश जो है एक जेल दिखाई दे रहा है क्योंकि चारों ओर क्या है? अत्याचार है, भूखमरी है, जहां देखो वहीं जो है अंग्रेज जुल्म ढा रहे हैं। तो इसलिए जो कोयल है उसको सारा संसार ही एक कारागार नजर आ रहा है, इसलिए वह आधी रात को चीख रही है। या हो सकता है कई लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि क्या हुई बावली, तो कवि ऐसा अंदाजा लगाता है कि शायद कोयल जो है वो पागल हो गई है जो आधी रात को यह चीख रही है। भाई इसे जो है बोलने के लिए पूरा दिन भी तो है, कम से कम यह रात को तो शांति से सो सकती है, चैन से सो सकती है। अब हम तो मजबूर हैं कि हम सो नहीं सकते, हमें दर्द होता है,
जब ये हमें यातनाएं देते हैं अंग्रेज, तो हमें दर्द होता है, तो हमें आधी रात तक जागना हमारी मजबूरी है। लेकिन कोयल की तो कोई मजबूरी नहीं है, ये आधी रात तक क्यों चिल्ला रही है। तो कवि जो है अलग अलग आइडिया लगाता है कि शायद ये इसलिए चिल्ला रही है, शायद ये इसलिए चिल्ला रही है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम क्या बताया था मैंने? अंधकार या अंधेरा। तो किस शासन की तुलना की गई है बेटा? अंधकार से अंग्रेजी शासन की। तो अंग्रेजी शासन की तुलना जो है अंधकार से की गई है। क्यों? क्योंकि अंधकार जो है वो निराशा का प्रतीक है, अंधेरे में हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। वैसे ही अंग्रेजों के शासन में सभी लोगों को दुख है, पीड़ा है, निराशा है, इसलिए जो अंग्रेजी शासन है उसे तम का शासन कहा जाता है। तो अंधकार किसका प्रतीक है? निराशा का। किसका प्रतीक है अंधकार? निराशा का। तो अंग्रेजी शासन में चारों ओर क्या है बेटा? निराशा है, दुख है, पीड़ा है। इसलिए जो है अंग्रेजी शासन को किसका शासन कहा गया है? तम का शासन कहा गया है। अब क्या है, भारतवासियों के हृदय में भी क्या है? पीड़ा है, अंधकार है, निराशा है। तो इसलिए जो है अंग्रेजी शासन को जो है तम का शासन कहा गया है। अब देशभक्त जो भी है उनको भी अंग्रेजी शासन क्या दे रहा है? दुखों के अलावा कुछ नहीं दे रहा। और जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब इतना मतलब बलिदान देने के बाद भी जो है अंग्रेज यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो क्या है, उनके अंदर निराशा भी है कहीं ना कहीं, देशभक्तों के अंदर। तो कहता है अंधकार किसका प्रतीक है बेटा? निराशा का। अब निराश हैं, हताश हैं भारत के लोग कि इतने प्रयास करने के बाद भी जो है अंग्रेज उन्हें इतना परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेजी शासन को जो है तम का शासन कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। कि प्राचीन था जब भारत, तो उस समय जो है भारतवासियों को जो है मजबूरन जेलों में फूंसा जाता था, डाला जाता था। तो क्या क्या यातनाएं उनको दी जाती थी, क्या क्या जो है पीड़ाएं उनको दी जाती थी उस समय, कैसा माहौल था जेलों का। तो कहता है जेलों में अंग्रेजी शासन जो है भारतवासियों को यातना देने के बहुत भयंकर जो है प्रबंध किए हुए थे, ताकि जो देशभक्त है वो भयभीत हो जाए उनके यातनाओं से, और वे अपनी पराधीनता स्वीकार कर लें कि भाई हम तो जो है आपके ही अधीन रहेंगे। ताकि इन कष्टों के सामने, हाँ जी सर, ताकि कष्टों के सामने जो है अंग्रेजी शासन के कष्टों के सामने जो है देशभक्त घुटने टेक दें। तो ऐसा वो चाहते थे, इसलिए जो है वो तरह तरह की जो है यातनाएं किनको देते थे? कैदियों को। तो कैसे देते थे वो? कैदियों की छाती पर बैलों की तरह जो है फीता बांधकर, फीता लगाकर चूना आदि उनसे पिसवाया जाता था। जैसे चक्की चलती है तो जैसे चूना जो है उसमें डालकर और बैलों की तरह जो है उनको जोता जाता था भारतवासियों को जो जेलों में बंद थे, और पेट से बांधकर उनसे हल जुतवाया जाता था। चक्की से चूना पिसवाया जाता था उनसे। जैसे ये नहीं सफेदी वगैरह होती है हमारे यहाँ, चूना पत्थर, जैसे वो काफी मतलब टाइट होता है ना, तो उसमें ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ लगती है। चूना पत्थर मतलब पत्थर के जो है मोटे मोटे कण उसमें जो है डाल दिए जाते थे और फिर उनको बारीक करवाया जाता था, तो वो काफी मुश्किल से पिसता था मतलब। और जैसे बैलों को जोता जाता है हल में, वैसे ही जो है भारतवासियों को बैलों की जगह हल में जोता जाता था। और इसके बाद क्या है बेटा कि कोल्हू चलवाकर तेल निकलवाया जाता था। जैसे कोल्हू होता है, गुड़ बनता है जिसमें, उसमें भी बैलों को जोता जाता है। तो वहां भी जो है इंसानों को, यानी कि पशुओं वाले काम किससे करवाए जाते थे? इंसानों से। ईंटों और पत्थरों की गिट्टियां तड़वाई जाती थी, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था, उनके हंसने रोने पर भी रोक थी। तो क्या है, जैसे ईंट और पत्थर होते थे उनको भी तुड़वाया जाता था उनसे सारा दिन, और उनको भूखा प्यासा रखा जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था। लोहे की गरम जो सलाखें होती, गरम करके उनको जैसे कोयले वगैरह में काफी तपाकर और उनके शरीर पर दाग दिए जाते थे ताकि ये पीड़ा महसूस करें।
और ये हमारे सामने जो है अपनी पराधीनता स्वीकार कर ले। इस प्रकार के जो है उन पर जुल्म किए जाते थे। उनको उनके हंसने रोने पर भी रोक थी कि यदि हम चाहेंगे तभी तुम हंस सकते हो, हम चाहेंगे तभी तुम रो सकते हो। और ऐसा है जैसे मान लीजिए सलाखें उनको दागी जाती थी, यदि वो उफ तक भी करते थे तो उन्हें दुगना जो है और ज्यादा जो है उनको पीड़ा दी जाती थी, और ज्यादा उनको जो है कोड़े लगाए जाते थे, इस टाइप की यातनाएं दी जाती थी। और वे क्या है, हंसकर और रोकर भी जो है अपने हृदय के भाव को व्यक्त नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं रो सकते थे? रो तो इसलिए नहीं सकते थे कि भाई अंग्रेज ये समझेंगे कि इनको दर्द हो रहा है, उफ तक भी वो नहीं कर सकते थे। तो यदि वो अपना दर्द अंग्रेजों के सामने व्यक्त करते तो अंग्रेज सोचते कि ये तो जो है हमारे सामने जो है इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारा, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो भाव स्पष्ट करना है बेटा आपको कि जब रात के अंधकार में अचानक जो है कोयल कूक रही है तो वह प्रकृति के कोमल सौंदर्य रूपी वैभव की भी रक्षा कर रही है। उसे अचानक क्या हो गया है जो वह ऊंचे स्वर में आधी रात को गूंज रही है। जब वह कोयल कूक रही है तो कोयल क्या है, वह भी प्रकृति की ही शोभा है, कि प्रकृति की जो शोभा है, सुंदरता है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल होता है कोमल, कि प्रकृति का जो कोमल वैभव है, सुंदरता है, उसकी भी रखवाली करती है कौन? कोयल। जो रात को वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तो ऐसा लगता है प्रकृति के कोमल जो वैभव है उसकी भी वो रक्षा कर रही है, कि कहीं प्रकृति के कोमल वैभव को कोई चुरा न ले, तो उसकी भी रखवाली कर रही है रात के अंधकार में आधी रात को कोयल बोलकर। नेक्स्ट है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कवि ने क्या कहा है कि जो अंग्रेजी शासन में जो जुल्म ढाए जाते हैं थे भारतवासियों पर, तो उनके अत्याचारों का उल्लेख किया है कि पेट पर जो है जुआ बांधकर पशुओं की तरह जब हमारे से कोल्लू चलवाया जाता है, तब भी जो है हम अंग्रेज सरकार के सामने घुटने नहीं टेकते, तब भी हम हार स्वीकार नहीं करते, हम फिर भी जो है ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर देते हैं। वे जितनी चाहे हमें यातनाएं दे, लेकिन हम अपने मुंह से उफ तक भी नहीं करते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हो गया है? क्या मतलब आइडिया लगाता है कवि कि शायद आधी रात को इसलिए चीख रही है कोयल की यह पागल हो गई है, और जंगल की आग जो है, जंगल की विनाशकारी ज्वालाएं इसने देखी हैं। दावानल, एक जठरानल होता है बेटा, क्या होता है जठरानल? पेट की आग, जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो उसको बोलते हैं हम जठरानल। दावानल जंगल की आग। तो शायद वो या तो वो पागल हो गई है या उसने जंगल की आग को देखा है, जंगल में आग लगी हुई है, शायद उसने, इसलिए वह जो है चीख रही है, चिल्ला रही है आधी रात को। कौन? कोयल। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या क्या होता है? जलन। क्यों हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो कोयल है वो कहीं भी चाहे उड़ सकती है, जी चाहे हरी डाली पर बैठ सकती है, जी चाहे किसी की छत पर जाकर वो कूक सकती है, और जी चाहे जहां पर उड़ सकती है, पूरे आकाश में वो घूम सकती है। लेकिन कवि के लिए ऐसा संभव नहीं है। कवि की कितने फुट की कोठरी है? 10 फुट की। वो उसी के अंदर जो है आ जा सकता है, वो उसको यह आजादी नहीं है कि वह कहीं भी कोयल की तरह उड़कर जा सके। उसका तो 10 फुट का ही संसार है। कौन सा संसार है कवि का? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जेल। तो 10 फुट की जो कोठरी है वही उसका संसार है, और इसलिए जो है काल कोठरी ही जो है उसका एक सीमित स्थल है, वो तो उसमें ही वह आ जा सकता है। इसलिए जो है कोयल तो कहीं भी गा सकती है, जी चाहे रो सकती है, जी चाहे अपना दुख व्यक्त
कर सकती है। लेकिन कवि के पास तो यह भी ऑप्शन नहीं है कि यदि उसे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तो वह रो भी नहीं सकता। और यदि वह अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता और समय पर खा पी भी नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज उन्हें भूखा मार रहे हैं जेल में, ताकि ये जो है तड़प तड़प कर मर जाएं। तो इसलिए जो है कवि को जलन हो रही है, किससे? ईर्ष्या हो रही है कोयल से, कि तू फिर भी चीख रही है। अरे हमें तो चीखने का भी अधिकार नहीं है, हम तो रो भी नहीं सकते। अंग्रेज हमें इतनी यातनाएं देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन हम अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते। तुम्हें तो कितनी आजादी है, तुम जी चाहे कहीं भी छत पर बैठकर कूक सकती हो, कहीं हरियाली डाली पर बैठकर कूक सकती हो, जी चाहे कहीं पानी पी सकती हो, खा पी सकती हो, लेकिन हमारे लिए इस प्रकार की कोई भी आजादी नहीं है। इसलिए जो है कवि कहता है कि हमारा तो रोना भी यहाँ गुनाह माना जाता है। यदि हम रोते हैं तो हमारे ऊपर और कोड़े बरसाए जाते हैं, हम तो रो भी नहीं सकते। इसलिए ईर्ष्या हो रही है किसको? किसको हो रही है ईर्ष्या? कवि को। किससे? कोयल से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं? ध्यान से समझेंगे बेटा, जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। स्मृति पटल क्या होता है? स्मृति पटल क्या होता है? स्मृति पटल मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है ना आपने साइंस में, डायग्राम वगैरह देखते हो, तो उसमें आता है स्मृति पटल, जिसमें जो भी कुछ हम पढ़ते हैं हमारे यहाँ छप जाता है। 3 होते हैं ना, 3 भागों में डिवाइड होता है ना मस्तिष्क हमारा, तो स्मृति पटल उनमें से एक है, जिसमें जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो छप जाता है। हाँ जी, इमेजिनेशन। तो कहता है स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां, स्मृतियां मीन्स यादें, अंकित है मीन्स छपी हुई हैं। तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर यादें छपी हुई हैं, जिन्हें अब वह नष्ट नहीं करना चाहता? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। वह रोज सुबह सवेरे कूक कर लोगों के नींद से जगाती है और अपने कर्म क्षेत्र की ओर प्रवृत्त करती है। कि जो रोज सवेरे कोयल जो है कूकती है, तो लोग उठकर जो है अपने कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं। कोयल की कूक सुनकर सुबह लोग अपने कामों में लग जाते हैं। सुबह सवेरे घास के तिनकों पर सूर्य की किरणें टकराती थी तो ओस की बूंदें जगमगा उठती थी। जब सूर्य की किरणें पड़ती थी किस पर? जो ओस की बूंदें थी तिनकों पर, तो वह जगमगाने लगती थी। क्या? ओस की बूंदें। जब तिनकों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों पर क्या पड़ती थी? सूर्य की किरणें, तो वे ओस की बूंदें जो है वो जगमगाने लगती थी। तब विंध्या पर्वत के झरनों और पर्वतों पर उनकी कूक के मधुर गीत बिखर जाते थे। तब जब झरनों पर क्या होता था, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो कोयल वहां मधुर स्वर में गाती है, तो उसके जो गीतों की जो धुन है वो वहां बिखर जाती है। किसके? कोयल के गीतों की। तो कौन सी यादें कोयल की किसके? कवि के स्मृति पटल पर अंकित है। कौन सी यादें बेटा? कि जब कोयल सुबह जो है सबको जगाती है और लोग अपने काम की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। स्ट्रेट बैठिए बेटा, बुक ले लीजिए, बस इसमें देखने की नीड ही नहीं है आपको। तो क्या है बेटा कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें अब वह नष्ट करने की पर तुली है? तो कोयल के बारे में क्या सोचता था कवि पहले, और जब वो आधी रात को कूक रही है तो वो स्मृतियां कैसे नष्ट हो रही हैं? मतलब पहले क्या सोचता था कवि कोयल के बारे में, अब वो यादें कैसे नष्ट हो रही हैं? क्यों नष्ट करने पर तुली हुई है कोयल? क्योंकि वो आधी रात को चीख रही है।
इससे पहले कवि के बारे में, इससे पहले क्या था कि कवि के जो मानस पटल पर क्या इमेजिनेशन थी कोयल की, कि कोयल जो है सुबह जो है कूकती है और उसके कूकने से जो सभी लोग हैं वे अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। और जब सूर्य की किरणें जो है तिनकों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो वे चमकने लग जाती हैं और ओस की बूंदें जगमगा उठती हैं और विंध्य पर्वत और झरनों पर, पर्वतों पर जो है कोयल की कूक सुनाई देती है। पहले ये सोचता था कवि कोयल के बारे में, लेकिन जब वो आधी रात को चीख रही है तो उसकी सोच कोयल के बारे में बदल रही है। किसकी? कवि की। पहले क्या सोचता था कवि? कोयल के बारे में बहुत अच्छा सोचता था कि वो सबको जगाती है, उसकी मधुर ध्वनि से सारा विंध्य पर्वत झरने गूंजने लगते हैं। लेकिन जब वो आधी रात को चिल्ला रही है तो कवि का जो सोचना था कोयल के बारे में वो सोच बदल रही है कि कोयल ऐसी तो नहीं थी, वो तो ऐसी थी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो देश की स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों की हथकड़ियों में जगड़ दिया गया है और उनके लिए जो हथकड़ियां हैं वो किसके समान है? आभूषणों के समान है, गहनों के समान है। उन्हें सदा याद करवाती रहती हैं कि जिससे वे बंधे हुए हैं उसी प्रकार देश भी जो है गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। जिस प्रकार वे लोहे की जंजीरों में बंधे हुए हैं उसी प्रकार जो है हमारा देश भी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। उनके मन में देशभक्ति का भाव बढ़ता था और उन्हें हथकड़ियां जो है अपना गहना और अपना श्रृंगार लगती थी, क्योंकि जो हथकड़ियां हैं वो उन्हें बार बार याद दिलाती थी कि जैसे हम हथकड़ियों में बंधे हुए हैं वैसा ही हमारा देश भी जो है गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। इसलिए बार बार उन्हें जो है अपने देश की गुलामी का एहसास कराती थी और देशभक्त जो है दुगने उत्साह से अपने देश के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए प्रयास करते थे। इसलिए जो है हथकड़ियों को गहना कहा गया है। जब जब वो उन हथकड़ियों की ओर देखते थे तो उनका उत्साह बढ़ता जाता था कि कैसे हम इन हथकड़ियों से अपने देश को आजाद कराएं। जैसे गहने पहनने से उत्साह बढ़ता है कि हाँ मैं और सुंदर लग रहा हूँ, तो वैसे ही जो देशभक्त थे वो जो है बेड़ियां डालने से उनका भी उत्साह बढ़ रहा था कि हम इन बेड़ियों से अपने देश को मुक्त कराएंगे। इसलिए जो है हथकड़ियों को गहना कहा गया है। क्लियर यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं हम। 9 क्वेश्चन तक अगर कोई डाउट है फिर मैंने आपसे भी सुनना है। यंत्रणाओं का मतलब है बेटा यातनाएं, दुख, पीड़ा। 5th क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो कहता है कवि कि जैसे आधी रात को कोयल चीख रही है, चिल्ला रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे मृदुल क्या होता है? कोमल, कि जैसे वो प्रकृति के कोमल वैभव की, जो प्रकृति का सारा मतलब नेचुरलपन है कह सकते हैं हम, तो उसकी रखवाली कर रही है रात को चीख कर कि शायद प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचाए। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कोयल आधी रात को चीख कर प्रकृति के वैभव की रखवाली कर रही है, प्रकृति के कोमल वैभव की रखवाली कर रही है। वैभव क्या होता है बेटा? सुख सुविधाएं हमारी, ठीक है। तो जो प्रकृति नेचुरल है उसकी शायद वो आधी रात को चीख कर रक्षा कर रही है, रखवाली कर रही है कि प्रकृति को कोई कष्ट ना पहुंचाए। ऐसा लग रहा है जब कोयल आधी रात को चीख रही है। दूसरा देखिए, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कहता है कि जो अंग्रेज हैं वो भारतवासियों को इतनी यातनाएं देते हैं कि जब वो हमारे पेट पर रस्सी बांधकर, फीता बांधकर जो है हमारे से मोट खिंचवाते हैं, पशुओं वाला काम करवाते हैं, जुआ हमारे ऊपर रख दिया जाता है, तब भी हम उफ तक नहीं करते।
ताकि जो अगर हम उनके सामने अपना दर्द बयां करेंगे अंग्रेजों के सामने, तो वो और अकड़ जाएंगे और हमें यातनाएं देंगे, लेकिन हम उनके सामने अपना दर्द नहीं दिखाते और ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर देते हैं। जो ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग अकड़ते हैं कि हम इतनी यातनाएं दे सकते हैं, तो हम भी उनके सामने अकड़ते हैं कि हमारी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, शायद तुम जितनी यातनाएं दे सकते हो उससे ज्यादा कहीं हम सहन कर सकते हैं। हमें जो है अपने देश के प्रति जब भी हम कोई भी दुख सहन करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई जो है शारीरिक दुख नहीं होता। इस प्रकार हम ब्रिटिश लोगों की जो अकड़ है उसको तोड़ देते हैं। जब वो हमें ज्यादा से ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो हम उफ तक भी नहीं करते, उस दर्द को अंदर ही अंदर सहन करते हैं। फिर इस प्रकार जो है ब्रिटिश लोगों की अकड़ को हम तोड़ देते हैं। क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। काली तू ए आली, आली क्या होता है? सखी। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। जैसे काली शब्द यहाँ कई बार नहीं प्रयोग हुआ है, काली तू रजनी भी काली, तो काली शब्द का जो है यहाँ पर चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो कवि ने अपनी पंक्तियों में काली विशेषण का प्रयोग अत्यधिक सुंदर ढंग से किया है। काली मतलब विशेषण क्या होता है बेटा? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ क्या है? कोयल क्या है? संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बताई है कि वो काली है। तो काली यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? विशेषण के रूप में। तो कहता है कि बहुत सुंदर ढंग से विशेषण का प्रयोग किया है। कोयल का रंग भी काला है, रात भी काली है, और रात के कालेपन में निराशा और पीड़ा का भाव छिपा हुआ है। क्या कहा है कवि ने? कि रात भी काली है और कोयल भी काली है, और काली रात में किसका भाव छुपा हुआ है? निराशा का, पीड़ा का, दुख का। तो यही तो व्यक्त करना चाहता है कवि, निराशा, दुख और पीड़ा को। तो अब देखिए कि जैसे वो कह रहा है रजनी भी काली है, रजनी मीन्स रात्रि, तो रात्रि काली होने का मतलब है कि वहां पर भी दुख, निराशा और पीड़ा है। अंग्रेजी शासन की काली करतूतों के कारण ही देशभक्तों को चोर लुटेरों के साथ काली काल कोठरियों में बंद किया जाता है। कि जहां चोर और लुटेरों को जेलों में बंद किया जाता है, वहीं देशभक्तों को बंद किया जाता है। अब कोई देशभक्तों के लिए अलग से तो जेलें हैं नहीं। तो ये करतूतें क्या हैं अंग्रेजी शासन की? ये भी काली हैं। जो करतूतें हैं अंग्रेजी शासन के, वो भी क्या हैं? काले हैं। और सारे देश को उन्होंने अपने काले कार्यों से ही गुलाम बनाया है। काले कारनामों से, झूठ और फरेब से ही उन्होंने भारत को गुलाम बनाया है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी राज्य की काली वैचारिक लहर और उसकी कल्पनाएं भी हमारे देश के लिए बहुत भयंकर हैं। जो वो हमारे देश के लिए योजनाएं बनाते हैं, जो उनकी करतूतें हैं, वो भी क्या है? काली हैं। किनकी? अंग्रेजों की। कवि की काल कोठरी भी कैसी है? काली है। जो जेल है उसकी, वो भी काली है। उसकी टोपी भी काली है, और उसका जो कंबल है जो उसे दिया गया है वो भी काला है, और उसको बांधी गई जो लोहे की जंजीरें हैं वे कैसी हैं? काली हैं। और पहरे के लिए जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त पहरेदार हैं, वो भी जो है सर्पिणी के समान क्या है? उनकी भी सोच काली है। जो पहरेदार नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों की सोच भी जैसे सांप की सोच होती है सर्पिणी की, कि डस लिया और बिल में चली गई। वे उन जो पहरेदार नियुक्त किए गए हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, सोच है, वो भी कैसी है? काली है। सर्पिणी की तरह डस लेते हैं और बिल के अंदर घुस जाते हैं। जो दिन रात गालियां देते रहते हैं, जो पहरेदार हैं, कवि ने काली शब्द से चमत्कार की सृष्टि करने में सफलता पूर्वक जो है सफलता प्राप्त की है। कि जो काली शब्द है उसका जो है वर्णन करने में कवि बिल्कुल सफल रहा है, कि एक चमत्कार पूर्ण ढंग से उन्होंने काली शब्द का यहाँ विवरण किया। अब देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल क्या होता है? जंगल की आग।
तो कवि जानना चाहता है, एक बड़वानल भी होता है बेटा, समुद्र की आग, जठरानल पेट की आग, बड़वानल समुद्र की आग। जैसे यहाँ नीचे मतलब वो नहीं होता बेटा, जैसे ये तेल वगैरह निकलता है जहाँ से, तो वहां लग जाती है आग, तो वो कहलाता है बड़वानल। लग जाती है बेटा, पढ़ना आप नेट पे चेक करना, मिलेगा। हाँ जी, क्या 3 वर्ड बताए हैं मैंने? बड़वानल, जठरानल, दावानल। दावानल जंगल की आग, जठरानल पेट की आग और बड़वानल समुद्र की आग। हाँ जी, देखिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? तो काली कोयल जो है अंधेरे में चीख रही है, चिल्ला रही है। तो कवि जानना चाहता है कि किस जंगल की लपटों को तूने देख लिया है, कि हे कोयल, किस जंगल की लपटों को तूने देख लिया है। सारा देश अंग्रेजी शासन की गुलामी झेल रहा है, सारा देश जो है अंग्रेजी शासन की आग में झुलस रहा है। क्या उसका प्रभाव जंगल के प्राणियों पर भी पड़ गया है? क्या सारा संसार ही जेल बन गया है जो तू ऐसे चिल्ला रही है, चीख रही है? तो सब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कौन सी शैली का प्रयोग है? प्रश्न शैली का, क्योंकि प्रश्न करके जो है पूछ रहा है कि किससे? कोयल से। तो काव्य में मैंने बताया था कि एक लाइन हम भाव से रिलेटेड लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, और काव्य सौंदर्य में बाकी लिखेंगे हम भाषा से संबंधित। तो किस शैली का प्रयोग है? प्रश्न शैली का प्रयोग है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दै की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दावानल में भी दै है और दिखी में भी दै है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तत्सम शब्द, ज्वालाएं क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। दावानल भी तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले जो है कवि यह कहना चाहता है कि क्या कोयल को जो है जंगल की भयानक आग की तरह जो है अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों के अत्याचार नजर आ रहे हैं? दूसरा लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम कि प्रश्न शैली का प्रयोग है। थर्ड पॉइंट है हमारा तत्सम शब्दों का प्रयोग है, जैसे दावानल, ज्वालाएं, और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो इस प्रकार जो है काव्य सौंदर्य हम लिखते हैं। भाव सौंदर्य में हमें सिर्फ अर्थ लिखना होता है उसका, लेकिन काव्य सौंदर्य में हम भाषा की सुंदरता लिखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है बेटा, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो क्या कहती है कवि जो है कोयल से क्या कहता है कि जब तू गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे गीत कहावे वहां, भाई लोग तो तेरी वाहवाही करते हैं जब तू गाती है, पर जेल में तो मेरा तो रोना भी गुनाह माना जाता, अपराध माना जाता है। दोनों की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, तेरी और मेरी स्थिति में। किसकी? कवि की और कोयल की स्थिति में। तो कहता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए बजाई जाने वाली जो रणभेरी है उसका जो है हम भी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तू तो खुला ही डंका बजा रही है। भाई प्रयत्न तो हम भी कर रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, बिगुल तो हम भी बजा रहे हैं क्रांति का, लेकिन तू तो जो है खुलकर जो है डंके की चोट पर कह सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेटा कौन सा अलंकार है? तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। वहा है की आवृत्ति है लास्ट में, कहावे गुनाह में भी है की आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। अभिधा शब्द शक्ति है, और स्वर मैत्री, स्वर मैत्री का क्या होता है बेटा? जैसे गुनाह वहा, तो स्वरों में मित्रता है, मतलब लयात्मकता है, लय की सृष्टि है। तत्सम शब्दावली है, यहाँ पर भी विषम शब्द जो है तत्सम शब्द है, रणभेरी भी तत्सम शब्द है।
रणभेरी होता है युद्ध का बिगुल बजाना, शुरुआत में जो बजाया जाता है रणभेरी। युद्ध क्षेत्र में पहुंचने पर जो बिगुल बजता है युद्ध शुरू होने से पहले, वो है रणभेरी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों को चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है? तो कवि ने निश्चित रूप से जेल के आसपास अन्य पक्षियों का भी चहकना सुना होगा, पर वे दिन के उजाले में चहकते होंगे। लेकिन जो कोयल है वो आधी रात को चहक रही है, इसलिए जो है कोयल का बोलना उसे अधिक जो है बेचैन कर रहा है, इसलिए उसने कोयल का वर्णन किया है। क्योंकि जो बाकी पक्षी हैं वो शायद दिन के समय चहकते होंगे, इसलिए जो है कवि ने उनका वर्णन नहीं किया। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? भाई जो अपराधी हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाए। जिन्होंने डकैती की है, चोरी की है, जो लुटेरे हैं, उनको भी वही यातनाएं दी जाती हैं, और देशभक्तों को भी वही यातनाएं दी जाती हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम है उनको। तो क्यों ऐसा व्यवहार किया जाता है दोनों के साथ? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी माना जाता था, कि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो भी क्या है? अपराधी है। उन्होंने भी अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अपने देश से प्यार करने का। तो इसलिए जो है उनको भी चोरों लुटेरों